अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद अगर हम देखें तो सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया है, तो पीपल्स पार्टी भी जल्द अवाम में निकलने की बातें जो है वो कर रही हैं। इत्तेहाद में रहने वाली जो जमातें हैं, जिसमें दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, JUI भी थी, वो अब हम देखें तो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बयानात दे रहे हैं। हमने माजी में देखा कि मियाँ साहब जब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे तो उस वक्त भी दुबई में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात भी हुई और राब्ते भी होते रहे। लेकिन मियाँ साहब की वतन वापसी के बाद हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रही है और पीपल्स पार्टी से कोई अभी तक राब्ता भी नहीं हुआ। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सरदार अख्तर जान मेंगल साहब जो हैं वो इत्तेहादी थे PDM के, लेकिन अब वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और वो खुल के ये बात कर रहे हैं कि उनके मुतालबात अभी भी तस्लीम नहीं हुए। और वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी कह रहे हैं कि इलेक्शन से चंद दिन कबल उनकी वापसी जो है वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, उनको एतमाद में लेना चाहिए था। अख्तर मेंगल साहब क्या कह रहे थे, पहले वो सुनते। उसकी वजाहत वो खुद किस अंदाज में करते हैं। उनके जो इत्यादि रह चुके हैं PDM के, अब पता नहीं PDM है भी नहीं, मैं तो खुद भी इस पर हैरान हूं PDM है या इमरान खान की हुकूमत के खात्मे पर जो है ना PDM भी खत्म हो गई है। लेकिन कुछ शकूक शुबात जो है ऐसे हालात में जन्म लेते हैं। अपने जो साबिका मरूमीन इत्यादि हैं उनको कम से कम एतमाद में लेती। इन बड़ी जमातों ने जो है ना, चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई और बड़ी जमात है, PTI हो, उन्होंने हमें तो मायूस किया हुआ है। हम अब उनकी तरफ जाने से जो है ना, एक बार नहीं 100 बार सोचकर फिर हम कोई फैसला कर पाएंगे। जी नाज़रीन, अख्तर मेंगल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन यहाँ पर फिर सवाल यही उठता है कि जो दो इत्तेहादी जमातें थी बड़ी, उनमें अब इख्तिलाफात की वजह क्या है, तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। फिर कल हमने देखा कि असद कैसर साहब की गिरफ्तारी हुई और आज फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, और उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी हमें ज्वाइन करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जनूबी कोरिया के सफ़ीर के साथ गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो मुतालबात आ रहे थे आपकी तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, कि इंतखाबात की तारीख दें। इंतखाबात की तारीख तो सामने आ गई, अब आपको आगे क्या नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंतखाबात की तारीख आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रोल प्ले किया है। लेकिन इससे जो चीज़ सामने आई है वो ये हुआ है कि पिछले 18 महीनों से हमें ये पता चला है कि जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की जो गवर्नमेंट थी PDM, वो पूरे अवाम के साथ, हर एक के साथ, हर फ्लोर ऑफ द हाउस से, प्राइम मिनिस्टर से लेके, मिनिस्टर से लेके, लॉ मिनिस्ट्री तक, हर एक ने पाकिस्तानियों के साथ झूठ बोला है। अच्छा, उन्होंने झूठ बोला है कि ये जो इख्तियार है डेट देने का, ये इलेक्शन कमीशन का, ये प्रेसिडेंट का नहीं है। प्रेसिडेंट ने इख्तियार दिया, प्रेसिडेंट ने डेट दिया था 9 अप्रैल का। ठीक है, उस 9 अप्रैल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये ठीक है। वो उसकी टेक्निकलिटी में चली गई थी बाद में, लेकिन द फैक्ट इज कि वहाँ पे डेट दिया गया था 9 अप्रैल का। अब मुझे समझ नहीं आती कि अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने भी डेट दे दिया, वहाँ पे आपका आर्टिकल 224(2) भी कहता है कि विद इन 90 डेज इलेक्शंस होने चाहिए, तो जिन लोगों ने वो चीज़ नहीं की उनके साथ क्या होगा? जिन लोगं ने, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट थी, चाहे वो मैं बात कर रहा हूँ बिलखुसूस जो कैबिनेट थी, फंड्स नहीं, प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इन लोगों के, और लॉ मिनिस्टर, इन 4 लोगों के साथ मैं पूछना चाहता हूं, उन लोगों ने
उनको आर्टिकल मेरे ख्याल में 121 220 आर्टिकल 220 उनको कहता है कि इनके ऊपर लाजिम है कि ये इलेक्शन कमीशन जो मांगता है वो इनको करना चाहिए। इन लोगों ने नहीं किया। तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या ये आर्टिकल 6 के वो आ जाते जमरे में आते या नहीं आती है? क्या इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 6 के जमरे में आता है कि नहीं आता? ये सवालात मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए। हाँ, आपकी नजर में आता है? देखिए, मुझे नहीं मालूम ना। अच्छा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं। अच्छा। कि वो बताए कि जब प्रेसिडेंट ने अपने इख्तियार इस्तेमाल करके डेट दे दी, ठीक है, आर्टिकल 224(2) कह रहा है कि ये डेट हो जाए, और उसकी वजह ये है अगर 9 अप्रैल को इलेक्शन हो जाता, 9 मई का वाकया कभी ना होता। मेरे लिहाज से 9 मई के वाकया होने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की पामाली थी। लेकिन सर, सदर ने तो तजवीज दी थी, उन्होंने तारीख नहीं दी थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि 9 अप्रैल को होने चाहिए, इस पर गौर करते हैं, मुशावरत। ठीक है, हो जा, यही होता है ना, और क्या करते। हाँ। देखिए, एक मुशावरत होती है ना। हाँ। उन्होंने मुशावरत कर दी, ठीक है, उसके बाद क्यों नहीं हुआ? और आर्टिकल 224(2) क्या कहता है? विद इन 90 डेज कहता है, तो वो क्यों नहीं हुआ? देखिए, होता यह है, यही एक चीज, एक गलत काम के बाद दूसरा गलत काम, फिर वो एक चीज गलत होने लगती है, वो स्नो बॉलिंग इफेक्ट होती है। और इसमें कोई शक नहीं, जो भी गलत हुआ है 9 मई को बहुत गलत हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके अंदर जो कोताहियां बाकी लोगों की वजह से हुई हैं, उनको कौन पूछेगा? लेकिन सर, आप तो उनकी बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सदर ने अपना जो आईनी किरदार था वो अदा नहीं कर सके। कल सेनेट में आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि सदर साहब जो है वो मुस्तफी हो जाए, अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर सके। मैं एक बात बताता हूँ, ये सब वो लोग थे जो बांगे दोहल कहते थे कि सदर के इख्तियारात ही नहीं है डेट देने के। ये लोग उस वक्त भी बेईमान थे, आज भी बेईमान है, अगले सालों में भी बेईमान रहेंगे, क्योंकि इन लोगों की सारी की सारी गेम ही बेईमानी के ऊपर है। ये ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट में ना आ सकते। मजे की बात ये सारे इकट्ठे क्यों हुए थे? ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए थे कि वो एक कप्तान को ये किसी करप्शन में हटा नहीं सकते थे। जैसे इन सब की गवर्नमेंट हमेशा गिरी है, करप्शन में गिरी है, तो उसको हटाने का एक वाहिद तरीका ये रह गया था कि आप पैसे दे के बाज लोगों को खरीद लो जो कि इत्तेहादी है, उनको पैसे लालच कुछ चीज करके उनको इन लोगों ने खरीदा। उनको खरीदने के बाद इन्होंने उनको सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली हटाया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई करप्शन के तो चार्जेस थे नहीं, उन्होंने कोई करप्शन तो की नहीं थी। ये लोग क्या है, 1990 में करप्शन के चार्जेस पे, उसके बाद 1993 में करप्शन के चार्जेस पे, 1997 में करप्शन के चार्जेस पे, 1999 में करप्शन के चार्जेस में, 2000 में वो जो कहते हैं कि जी वो एक प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया क्योंकि उसने लेटर नहीं लिखा। वो लेटर क्यों था? वो लेटर इसलिए था कि एक शख्स था, उसका पैसा बैंक में पड़ा हुआ था और वो टाइम लाइन थी, उस टाइम से पहले लेटर लिखकर कहना था बैंकों को कि यार आप ये खोल लो। हाँ, सदर थे ना। तो उसका उस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी 5 साल की बलि चढ़ा ली सिर्फ इस वजह से कि वो चाहता था कि वो उनका सदर बच जाए। उसके बाद आगे क्या हुआ 2017 में? वो तो कहते हैं ना आपके खिलाफ भी केसेस हैं, अलकादर ट्रस्ट है, तोशा भाई तो खोलो ना तोशा खाना में। इनसे तोशा खाना में ये लोग फंसते हैं। गाड़ियां किसने निकाली? बाकी तो इट्स अ मैटर ऑफ वो है कि भाई कितने का था, क्या था, क्या ना था, उसमें कोई गलत काम नहीं हुआ। आप आगे पीछे में पैसे पहले जमा कराओ, पैसे बाद में जमा कराओ, सब चीजें रिकॉर्ड में है। अच्छा, दूसरा जो चीज है जिसके बेसिस पे ये लोग कर रहे हैं उस पे तो अपील भी नहीं होती, क्योंकि अपील की मुद्दत है 6 महीनों के अंदर करनी है। ये 28 साल बाद अपील कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि कोर्ट ने वो अपील, इलेक्शन कमीशन ने वो अपील सुनी क्यों? देखिए, इन सब चीजों को जब आप सामने रखते हैं आपको पता चलता है, वो नेक्सस पता चलता है जो एक ईमानदार शख्स जो कि इनके रास्ते में और हुकूमत के रास्ते में आके खड़ा हो गया, उसको हटाने के लिए बिल्कुल फिल्मों का सीन है। एक हीरो आता है, सारे के सारे उस इलाके के बदमाश जो होते थे ना, जितने बदमाश है, जितने लफंगे, जितने उचक्के, जितने चोर हैं, जितने डाकू हैं, वो मिल के उसके खिलाफ आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब
तारीख का ऐलान हो गया, अब आपको इत्मीनान है या अभी भी आपको खदशात है? इत्मीनान किस बात का? इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप इलेक्शन मांग रहे थे, इलेक्शन होने जा रहे हैं। नहीं देखिए, मैं इस बात पे तो खुश हूं कि इलेक्शन का ऐलान हो गया, लेकिन देखिए इन लोगों ने एक इलेक्शन एक्ट 1917 के अंदर 3 अमेंडमेंट्स किए हैं। 58 में, 57 में, 58 में और 232 में किया। 57 में इन्होंने किए कि इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, जो कि आपके आइन के तसादम है, ठीक है। नंबर 2 इन्होंने 58 में कर दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त जो है ना वो अपना फैसला बदल सकता है, नया स्केड्यूल दे सकता है, नया डेट दे सकता है। अच्छा, उसको कवरेज के लिहाज से ये क्या रखें, आर्टिकल 254, आर्टिकल 254 है ना, जैसे सर्फ एक्सेल है ना, आर्टिकल 254 है ना। जो गलत काम करो आर्टिकल 254 के तहत, टाइम से नहीं हुआ आर्टिकल 254, गलत काम कर दिया आर्टिकल 254, तो अब उसकी बेसिस पे ये लोग इसको, मेरी नजर में ये उसको खींचेंगे, तूल करेंगे, जब तक ये लोग कोशिश ना कर ले 100% के पाकिस्तान तरीके इंसाफ। अगर इन लोगों ने वाकई चाहते कि इलेक्शन हो, आज तरीके इंसाफ की जो सेकंड टियर, अच्छा ये इसको 2018 के साथ मिलाते ना, मियां नवाज शरीफ नहीं थे ना, ठीक है। आप एक काम कर लो ना, आपने ऑलरेडी कप्तान को अंदर किया हुआ है, आप उसको नायल भी कर रहे हो, बाकी की क़यादत को बाहर छोड़ दो, बाकी की क़यादत को बाहर छोड़ दो, कप्तान को अंदर रखो, आप अपना हशर देखो, उसको छोड़ दो। इनके सबसे ज्यादा ये कहते हैं मियां नवाज शरीफ सबसे ज्यादा जो है ना वो मकबूल तरीन है, ठीक है। यास्मीन राशिद को छोड़ दो और उसके खिलाफ खड़ा करा दो, सनम जावेद को खोल दो और उसके सामने खड़ा करा दो। अगर उसको इनके आधे वोट पड़ गए तो जो मर्जी कहना। लेकिन आप पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद करने जा रहे हैं, बड़ी खबरें चल रही हैं। देखिए इस तरह है, मैं ये समझता हूं कि अगर अब ये फैसला पार्टी का है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी जात की हैसियत से ये पार्टी को जरूर कहूंगा कि एक बार आप अपना वजन देख लो, आप बगैर किसी एहतियात के अपने बल्ले के निशान को देखो कि उस पे आपको कितना वोट पड़ता है। एक दफा तो कम से कम एक इलेक्शन में आप अकेले जाओ, किसी इलेक्टेबल्स को नहीं लेकर आना। अच्छा। जो आपका वर्कर है उस वर्कर को वो टिकट दो। उस वर्कर का वजन जो होगा ना वो आपके सिंबल पर होगा, बल्ले के सिंबल पर होगा, उसका एक दफा वजन चेक कर लो। अगर उसका वजन तोल पे पूरा ना उतरा तो जो मर्जी मुझे कह दो, वो बल्ले का निशान जो है ना आपके आम से आम वर्कर को जिताएगा, बड़े से बड़े इलेक्टेबल के खिलाफ जिताएगा। ये एक दफा करके देख लो, उसके बाद जिंदगी पड़ी है लोगों के साथ इल्हाक करने। लेकिन जो इत्तेहादी जमातें थी आपके मुताबिक अब वो तो साथ नहीं है, अब उनमें आपस में इख्तलाफात हैं। आप JUI को देख लें, पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें, वो तो आप एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, मैं पहले कहता था 2 बदमाश होते हैं, 2 चोर होते हैं, वो अलग अलग चोरी करते हैं, अपना अपना इलाका बांटा होता है, ठीक है। मेरे इलाके में तुमने नहीं आना, तुम्हारे इलाके में मैं नहीं आऊंगा। लेकिन जब उस शहर में एक अच्छा इंसान आ जाता है, एक अच्छा जेलर आ जाता है, ये दोनों मिल जाते हैं उसको हटाने के लिए। तो ये पीछे जो 13 पार्टियां जो एक साथ हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं कि वो एक शख्स जो ईमानदार था, जिसने इस मुल्क के लिए सब कुछ किया है, अपनी जात की हैसियत से सब कुछ किया है, और फिर वो जो एक करप्ट सिस्टम था उसको चैलेंज किया, ये सारे मिलकर उसके खिलाफ हो गए। लेकिन सर, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद 10 नवंबर से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही है। मियां साहब बाहर निकल रहे हैं अवाम में, पीपल्स पार्टी भी सोच रही है। PTI को इस वक्त अगर आप अवाम में निकलते हैं तो लीड कौन करेगा? PTI का हर वर्कर कप्तान है। अच्छा, PTI का हर वर्कर, किसी को इजाजत दे दो। अच्छा, इन लोगों ने 10 नवंबर से नहीं स्टार्ट कर रहे। इन लोगों ने, अगर आप एक दफा रिट्रोस्पेक्टिवली जाके देखें, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2019 से हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी शुरू कर दी थी, ठीक है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 0 रिस्क पे हम उनको लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अब आप एक दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान में, जिसको ये हमेशा ढंडोरा पीट कर कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हर उसमें कहते हैं कि नहीं कहते, उसमें जरा पूछे कि सेक्शन 22 क्या है। मतलब इन्होंने साइन किए ना, पढ़ तो ले उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि हम कभी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील नहीं करेंगे।
हम कभी उनके साथ बात नहीं करेंगे। ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस तो सर चीज वो पे कह रहे हैं, अब हमने अभी भी कोई डील नहीं की, वो तो कह रहे हैं डील नहीं है सर। नून लीग दावा कर रही है कि नहीं है, ये डील नहीं है। देखिए, नून लीग ने तो 2007-8 में भी कहा था कि कोई डील नहीं है। वहां से फिर वो शहजादे को आके दिखाना पड़ा कि यार ये इनके डील है, ये इनके दस्तखत है। झूठ बोलना को इनसे सीखे। अच्छा, दो बंदों को आप कुछ नहीं कर सकते, एक जो आपके मुंह पे झूठ बोल रहे और दूसरा जो दरिया पार से आपको गाली दे रहे, इनका आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सामने बैठे होते हैं, उसमें अगली सीट पर बैठे होते हैं और इस सफाई से झूठ बोलते हैं कि शर्म आ जाती है झूठ को भी कि यार ये तो मुझसे बेहतर मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं। आखिरी और मुख्तसर सवाल होगा, 1 मिनट हमारे पास है। इसाक डार साहब का कहा जा रहा है कि काकड़ साहब ने उनको लीडर ऑफ दी हाउस अपना मुकर्रर किया है सेनेट के अंदर। आप बताएंगे कि क्या निगरान हुकूमत में लीडर ऑफ दी हाउस चेंज होता है? रूल्स क्या कहते हैं? क्या वाकई उन्होंने मुकर्रर किया है? इस तरह है, रूल्स ये हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर जिनको अपॉइंट करें, नॉमिनेट करें या नॉमिनेट करता है, वो लीडर ऑफ द हाउस हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी मुखालफत पार्टी जो होती है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बाय डिफॉल्ट हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस लिहाज से करेंगे। अब वो इनको क्यों नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। प्राइम मिनिस्टर किस जमात के थे? अभी नहीं, अभी जो पहले थे बलूचिस्तान अवाम, नहीं, नून लीग के थे ना। लीडर ऑफ ऑपोजिशन किस पार्टी के थे? नून लीग के। नून लीग और नून लीग ने मिलकर नून लीग वाले को चुन लिया, ठीक। तो वो नून लीग वाले फिर नून लीग वाले को फिर चुन लिया, ठीक है। तो आप मतलब मुझे या तो मुझे समझ नहीं आती, या ये चीज सिर्फ मुझे नजर आती है, या सिर्फ किसी और को नजर नहीं आती। कोई ऐसी बात नहीं है। ये बेसिकली इट इज, इस वक्त जो केयर टेकर या टेक केयर गवर्नमेंट है ना, ये एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और इस चीज को जरा प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि ये नून लीग तो पीछे पीछे सारी डील कर गई है, हम पीछे रह गए। ठीक है डॉक्टर साहब, असल मसला ये है, असल मसला इक्तिदार की लड़ाई है, जिसके लिए ये लोग सब कुछ बेचने के लिए दाव पे लगाने की तरह। और इक्तिदार की लड़ाई क्यों है? उधर से तो ये कमाते हैं, ये कमाते ही अपनी पॉलिटिक्स से हैं। चलें, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब की आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है, उस हवाले से हम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त अगर हम देखें तो आपके जो सियासी मुखालफीन हैं वो आप पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि क्या वजूहात हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है, पुरएतमाद है। देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और मुस्लिम लीग नून की जो क्रेडिट में जो चीज जाती है वो ये है, और उसकी कॉन्फिडेंस की वजह भी ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो पार्टी के कायद हैं और शहबाज साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके जो तीन अदवार मियां नवाज शरीफ साहब के एज प्राइम मिनिस्टर और शहबाज साहब के भी एज चीफ मिनिस्टर और देन इज मेंट द प्राइम मिनिस्टर एज वेल, ठीक है। उसमें पाकिस्तान ने क्या तरक्की की, पाकिस्तान में क्या प्रोजेक्ट्स हुए, पाकिस्तान किन हालात में हमारे हवाले हुआ था, और जब हमने छोड़ा तो पाकिस्तान के क्या हालात थे, और पाकिस्तान के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर एक साख बनाना, ये मियां नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट हैं जो इस वक्त पार्टी की कैंपेन को लीड कर रहे हैं। और हमारी कॉन्फिडेंस की अल्लाह ताला के फजल से सबसे बड़ी वजह भी यही है कि लोग समझते हैं कि हर मुश्किल दौर में मुस्लिम लीग नून आई है और मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को संभाला है। और इस वक्त जो सिचुएशन जिससे मुल्क गुजर रहा है, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जरूरत है मुल्क को कि एक मंजी हुई सियासी जमात, उसका एक मजा हुआ सियासी लीडर और एक बेहतरीन टीम ही मुल्क को इस आप मुश्किल से निकाल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब मियाँ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ अहम राब्ते थे, दुबई में मुलाकातें भी हो रही थी, लेकिन मियाँ साहब जब वापस आए हैं तो कोई राब्ता नहीं, कोई मुलाकात नहीं। क्या ये तासुर लिया जाए कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सोलो फ्लाइट लेगी इंतखाबात में? देखिए, जहाँ तक राब्तों का और मुलाकातों का सिलसिला है, वो हम बिल्कुल इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि सियासी जमातों को आपस में मिलना भी चाहिए, राब्ते भी रखने चाहिए, और कोई एक जमात मैं समझता हूँ कि शायद इस काबिल भी नहीं होगी कि जितने मुश्किल मरहले से हम गुजर रहे हैं कि वो कहे कि मैं अकेला ही पाकिस्तान को सीधा कर लूंगी।
बाकी जमातें यकीनन को साथ लेके चलना चाहिए, हमारे राब्ते हैं और मुलाकातें भी होंगी। अच्छा, बाकी जो सोलो फ्लाइट की आपने बात की है, तो जहां तक अगले इलेक्शन का ताल्लुक है, उसमें जमातें अपने अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ रही हैं, हमारा अपने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ रही हैं, अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ रही हैं। हमारा किसी के साथ भी ना तो सीट एडजस्टमेंट है, ना किसी के साथ हमारा कोई पॉलिटिकल अलायंस है। इस वक्त तक तो यही सूरत हाल है। तो लिहाजा आप इसे सोलो फ्लाइट कहें, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कहें, उसकी हद तक तो हम इलेक्शन जो है वो अपनी जमात अकेली लड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो इख्तिलाफात हैं पीपल्स पार्टी के साथ, अगर मैं खास तौर पर जिक्र करूं, तो इसकी आपको वजूहात क्या नजर आ रही हैं? कोई इख्तिलाफात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। हमारे बहुत अच्छे इत्तेहादी रहे हैं, हमारी हुकूमत में हमारे अहम तरीन वजारतों पर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुल्क के वजीर खारजा रहे हैं, जब मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे। वो सिर्फ इस वक्त इलेक्शन मोड में है। अच्छा, वो आपको पता है ना, मुख्तलिफ मोड होते हैं। लेकिन सर, वो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनने देंगे, बल्कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। देखें, किसी को भी खुदाई दावा नहीं करना चाहिए, माज़अल्लाह। इस वक्त मुल्क का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इसका फैसला अल्लाह ताला की जात ने करना है और पाकिस्तान की आवाम ने करना है। तो लिहाजा कोई भी शख्स ये कहे कि मैं किसी को बनाऊंगा, ये कहे तब भी गलत है, और ये कहे मैं बनने नहीं दूंगा तब भी गलत है। तो लिहाजा मैं यही कहूंगा कि ये सियासी दावा है, और इससे ज्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसमें दमखम नहीं है इस बयान के अंदर। लेकिन डॉक्टर साहब, जो तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है पार्टी, खास तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, मुस्लिम लीग नून को भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कोई शिकायत है, या आप समझते हैं कि नहीं? देखिए, बात यह है कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, और उनकी तमाम जो सीनियर लीडरशिप है, ज़ाहिर है वो अब इन मुकदमात से एक प्रोसेस के तहत ही बरी होगी, और अपने आप को जो उनसे समझते हैं कि उन वाक़यात में मुलविस नहीं है, वो प्रोसेस के तहत ही बरी होंगे। और उन्हें, हम ये भी नहीं चाहते कि किसी बेगुनाह को सजा हो, बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी को क्यों शिकायतें हैं? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो अब उन्हें लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। भाई, आपने एक सियासी खुदकुशी खुद की है, और जमात ने तो आपको कहा था। पीपल्स पार्टी की जहां तक बात है, तो न जाने वो किन खुशफहमियों में मुब्तला थे, और शायद वो नहीं उनकी पूरी हुई। लेकिन दोबारा मैं ये कहूंगा कि अब उनके जो बयानात हैं वो इलेक्शन के बयानात हैं, हमारी मुखालिफ एक सियासी जमात के बयानात हैं। ज़ाहिर वो हमारे अब एलाई तो नहीं है, तो उन्होंने हमारे खिलाफ बात करनी, और तो बात उन्हें मिल नहीं रही। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल के, आपको याद होगा कि जब इंतखाबात की तारीख का जिक्र हो रहा था, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून हो या फिर पीपल्स पार्टी हो, ये उनका बयान सामने आ रहा था कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, सदर का नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, तो सदर ने आपके सामने है कि उन्होंने तारीख दी। तो आप समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ की जीत है, जो आपका बयानिया था या आपका मौक़िफ़ था वो गलत साबित हुआ? देखिए, हमारा आज भी स्टांस यही है कि इलेक्शन की तारीख देना, इलेक्शन मुनक्कद कराना, उसके तमाम इंतजामात मुनक्कद करने, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है जी। अब जो कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है, और वो गालबन 11 फरवरी थी, 11 फरवरी से 8 फरवरी हो गई है। वो इसी तरह 2-4 दिनों को ही फर्क पड़ा है, लेकिन जो पूरा एक कॉन्सेप्ट था और जो एक कैलकुलेशन थी कि हमने इतने अरसे में डीलिमिटेशन करनी है, उसकी अपीलें सुननी है, उनके फैसले करने हैं, इलेक्शन शेड्यूल देना है, ये इलेक्शन कमीशन का ही काम है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और उसी का काम था, और उसने किया है। चलें, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत और इत्तेहाद की बातें भी चल रही हैं। पीपल्स पार्टी की जो पंजाब की क़यादत है, वो ये बयान दे रही है कि तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत हो सकती है और इत्तेहाद भी हो सकता है। लेकिन अली ज़फ़र साहब ने जो हमारे प्रोग्राम में बात की थी, और उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किसी सूरत नहीं करेगी। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इसी हवाले से पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी बुलाया था, और इस इजलास में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद या जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस इजलास में पीपल्स पार्टी ने कौन से अहम फैसले, क्या वाकई पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने जा रही है या नहीं है, इसी पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त
जो मुलाकातें हो रही हैं, जरदारी साहब ने भी पार्टी रहनुमाओं से अहम मुशावरत की है, उस मुशावरत में आप भी मौजूद थे। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये बयानात जरदारी साहब के दुरुस्त हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को नहीं आने देंगे और पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी? मुलाकात में फैसले क्या हुए हैं? देखें, एक तो बड़ी क्लियर बात उन्होंने कर दी है कि हम ऑपोजिशन में नहीं बैठेंगे और हम गवर्नमेंट बनाएंगे। ये जरदारी साहब का बड़ा क्लियर मैसेज है और हम हर हालत में गवर्नमेंट। लेकिन मानवीवाला साहब, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि अगर आप देखें तो वहाँ से जो लोग आपकी तरफ आ रहे थे वो किसी और जमात में जा रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा? मैं तो नहीं समझता, और जो लोग हमारे पास आए हैं वो कोई वापस नहीं गए। जो लोग हमारे पास बलूचिस्तान से आए हैं वहीं हैं, जो लोग हमारे पास साउथ पंजाब से आए हैं वो भी वहीं हैं, बल्कि हम तो और लोगों पे काम कर रहे हैं कि वो भी हमें ज्वाइन करें। और जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों अभी पाकिस्तान के टूर पे निकलेंगे और दे विल अगेन इंटरेक्ट विद एवरीवन, जो कि लोग हमारे पास आ चुके हैं और भी फर्दर लोग जो हमारे पास आएंगे। अब इस वक्त अगर आप देखें तो हाल ही में कुदूस बदिंजो साहब ने जरदारी साहब से मुलाकात की थी और जिसके बाद ये तासुर दिया गया कि शायद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अहम रहनुमा जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वो सिलसिला रुक गया, दरवाजे बंद हो गए, या अभी भी आपको लगता है कि वो बाप पार्टी के कुछ रहनुमा जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? देखें, ये तो पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं। अगर वो शमूलियत नहीं करते तो हमारे साथ एलाइज बन सकते हैं। अच्छा, ये तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम एंड पीपल्स पार्टी कि हम कैसे उनको अपने साथ लेके चलेंगे। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी से बेहतर कोलिशन बनाना, और पीपल्स पार्टी कोलिशन को चलाना जानती है, और हमेशा हमने प्रूव किया है कि हम लोगों को साथ लेके। मानियाला साहब, जो सेनेट में आपने रिक्विजिशन जमा कराई थी उसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने आपका साथ दिया था और रिक्विजिशन पर दस्तखत किए थे। अब ये बड़ी खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान बातचीत चल रही है, इत्तेहाद होने जा रहा है। आप इसकी वजाहत करेंगे कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद होने जा रहा है या बातचीत चल रही है? देखें, हमारी कोई तहरीक इंसाफ से बातचीत ना हुई है, ना मुझे कोई उम्मीद नज़र आती है कि होगी। वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी स्टैंड अलोन इलेक्शन लड़ने का प्लान है। अच्छा। अब इलेक्शन के बाद क्या होता है ये मैं नहीं कह सकता। इलेक्शन के बाद डिसीजन होगा, पार्टीज डिसाइड करेंगी, जिसको जो मैंडेट मिलेगा उस लिहाज से दे विल बी एबल टू डिसाइड कि हमने क्या करना है। मगर ये चीज क्लियर है कि पीपल्स पार्टी विल बी ए फ्रंट रनर टू मेक द गवर्नमेंट। जो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं वो तो ये बात कर रहे हैं कि मियां साहब जो हैं वो समझौते के तहत वापस आ रहे हैं। जो मुशावरती इजलास हुआ, जिस मुशावरत का हिस्सा मैंने पहले भी जिक्र किया, आप भी हिस्सा रहे थे, उस मुलाकात में या ओवरऑल जरदारी साहब क्या समझते हैं? क्या जरदारी साहब भी समझते हैं कि मियां साहब समझौते के तहत वापस आए हैं? देखें, हमने तो ये नहीं कहा, ये तो उन्होंने खुद लोगों को बता दिया। जिस तरीके से वो वापस आए हैं उन्होंने खुद लोगों को बता दिया कि मैं कोई अरेंजमेंट करके आया। अगर वो नॉर्मल वे में आते और वो एज अ कन्विक्टेड पर्सन कोर्ट के सामने पेश होते, अपनी बेल करवाते या जेल जाते या जेल से बेल करवाते, तो किसी ने उंगली नहीं उठानी थी। आप तो आए ऐसे कि मैं कोई डील के तहत आ रहा हूं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो दुनिया कह रही है, सारा मीडिया आपका कह रहा है कि आपने खुद ही प्लान ऐसा बनाया कि मैं, या तो आप चाहते हैं लोगों को ये बताना कि मैं डील के थ्रू आया हूं, और आपने खुद ये इंप्रेशन दिया। हमारे कहने या ना कहने से तो ये कोई आपको खदशात क्या है? क्या वाकई आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए माहौल बनाया जा रहा है, या फिर मौलाना साहब क्यों खामोश हैं? देखें, मुझे नहीं पता कि माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा। मुझे ये पता है कि एज अ पॉलिटिकल लीडर आपने बड़ा गलत इंप्रेशन दे दिया अपने बारे में लोगों को, और पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि आप डील करके आए हैं। तो आगे क्या होता है ये तो हम देखेंगे, इलेक्शन कैसे होते हैं कैसे नहीं होते, ये तो अब आगे जाके पता चलेगा। मानियाला साहब, इस वक्त ये चल रही है कि शायद मुस्लिम लीग नून ने राब्ता किया है जरदारी साहब से मुलाकात के लिए। आप बताएंगे कि क्या कोई राब्ता हुआ है और मुलाकात होने जा रही है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने खुद डिसाइड करना है कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करना है नहीं करना, बिफोर इलेक्शंस, आफ्टर इलेक्शंस। मगर इस वक्त जो पोजीशन है वो हमारी बड़ी क्लियर है कि हमने स्टैंड अलोन इलेक्शन लड़ना है, और हमने इंशाल्लाह इनफ सीट्स
we will achieve in the elections and we will form the government. लेकिन मांडीवाला साहब, यहाँ पर अगर हम देखें तो हाल ही में एक और अहम मुलाकात हुई है। जाम कमाल साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात की है। आपको लगता है कि अभी भी जो जाम कमाल साहब हो गए वो पीपल्स पार्टी की तरफ आएंगे, या आपको लगता है कि नहीं वो नून लीग की तरफ जाएंगे? देखें ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, ये तो इलेक्शंस के दौरान पता चलेगा या इलेक्शंस के बाद पता चलेगा कि कोलिशन बनाने में कौन कामयाब होगा। बिकॉज गेम इज कि हु विल फॉर्म द कोलिशन एंड हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, तो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिन खदशात का आप जिक्र कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तहरीक इंसाफ भी उसी खदशात का इजहार कर रही है। आप इस सूरत हाल को क्या देख रहे हैं? क्या तमाम सियासी जमातों को हिस्सा मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, उनको आगे आने देना चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए? चेयरमैन ने भी कहा है कि चेयरमैन बिलावल ने भी कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात को मिलनी चाहिए और किसी को बाय फोर्स इलेक्शन से बाहर नहीं रखना चाहिए, और दैट शुड बी द वे। मांडीवाला साहब, इस वक्त आप पर तनकीद तो बड़ी हो रही है कि आप पीडीएम का हिस्सा रहे। आप देख लें कि जो अहम फैसले हुए उस पर आप पर भी मलबा जो है वो गिराया जाता है। आप हिस्सा रहे डेफिनेटली। आप समझते हैं कि पीडीएम का हिस्सा रहकर ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा आपसे पूछा गया है, क्या वाकई आप समझते हैं कि पीडीएम का हिस्सा बनने पर पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान हुआ है सियासी तौर पर? देखिए मैं समझता हूँ जिन हालात में ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई या कोलिशन की गवर्नमेंट आई, उस वक्त हालात इतने ख़राब थे कि पॉलिटिकल सोच से मैं समझता हूँ कई ज़्यादा हालात ख़राब थे। अच्छा, तो हमने भी यही रियलाइज़ किया कि आपने पाकिस्तान को बचाना है और चीज़ें कंट्रोल करनी है, नहीं तो इतने बुरे हालात हो जाते यहाँ कि वो किसी से भी कंट्रोल नहीं होने थे। तो उस वक्त एजेंडा वाज टू कंट्रोल द सिचुएशन देन टू डू पॉलिटिक्स। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उसको जज करने के लिए उस टाइम को। तो सबका फोकस यही था। बिलावल साहब ने कितने दौरे किए, अपने जेब से दौरे किए, वो इसीलिए किए कि ही वांटेड टू पुट पाकिस्तान बैक इनटू द इंटरनेशनल सीन एंड ही वाज सक्सेसफुल। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ रिक्वायरमेंट्स उस वक्त की बहुत डिफरेंट थी। दे वर नॉट पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स, दे वर रिक्वायरमेंट्स टू सेव पाकिस्तान। मांडीवाला साहब, मुस्लिम की अगर आप स्ट्रेटजी देखें तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन मुहिम भी शुरू करेंगे, मियाँ साहब खुद निकलेंगे। आप बताएं कि बिलावल साहब या जरदारी साहब वो कब अवाम में निकल रहे हैं? देखिए मैं तो समझता हूँ चेयरमैन साहब ने तो ऑलरेडी लोगों से मिलना शुरू कर दिया है और वो अभी आगे भी जा रहे हैं, पेशावर भी जा रहे हैं और दूसरी जगह भी जाएंगे। तो वो तो हमारी जब भी पार्टी मीटिंग होगी, डिसीजन होगा कि हमने मुहिम शुरू करनी है, मेरे ख्याल सब इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन की डेट का। इस वीक के बाद पता चल जाएगा, मेरे ख्याल सारी पार्टियां विल मोबिलाइज। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम नाज़रीन, सलीम मांडीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की बातें की जा रही थी। उस हवाले से पीपल्स पार्टी की पोजीशन उन्होंने बता दी कि जरदारी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन में नहीं बैठेगी बल्कि हुकूमत बनाएगी और तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद उन्हें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम जनूबी कोरिया के सफ़ीर पाक की जुन से बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाजरीन, आपको याद होगा कि मुल्क में जब मईशत के हवाले से सवालात उठे और जब सियासी बहरान सामने आया तो उस हवाले से डिप्लोमेट्स ने भी कई सवालात उठाए। हमने देखा कि माजी करीब में हमने देखा कि अमरीकी सफ़ीर ने भी अहम दौरे किए और अहम मुलाकातें की थी और ये तजवीज़ दी गई थी कि बातचीत के ज़रिए जो है वो मामलात को हल किया जाए। तो इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं? डिप्लोमेट्स जो हैं वो पहले जो राय रख रहे थे उसके बाद अब उनकी क्या राय है, यही राय हम जानने की कोशिश करेंगे। जनूबी कोरिया के सफ़ीर पाक की जुन हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मिस्टर एम्बेसडर। इस वक्त जो मुल्क में कहा जा रहा है कि एक सियासी बहरान है या सियासी कशीदगी है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी कशीदगी मौजूद है और आप इस सियासी बहरान की पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात देख रहे हैं? Basically, I'm not a political expert in this area, but as a Korean ambassador and in my personal view, let me tell you, basically I believe that Pakistan is a clear democratic country and where establishment or relevant legal base and relevant
relating institutions and systems. So I believe that Pakistan will deal with very appropriately all political issues and all political schedule or proceeded in a constitutional base and legal system. That is my personal view for that. As I had told you earlier, many political issues are ongoing. As an ambassador, I am following up those issues through seeing newspaper and watching TV news. Also, I am interested in what's going on in the future. But I'm confident that all political issues will be resolved through the appropriate and the legal process. मिस्टर इम्बे वक्त अगर हम देखें तो सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद अगर हम देखें तो 40 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान और कोरिया के जो ताल्लुकात हैं, आप क्या समझते हैं कि उसमें कौन सी कामयाबियां जो हैं वो हासिल हो चुकी हैं? Since 1983, basically I evaluate that both Korea and Pakistan have successfully established and maintained the stable, friendly and cooperative relations. And both countries have been promoting exchanges, diverse exchange and cooperations, all spanning all areas, including trade and investment and people-to-people exchange and cultural exchanges. But the past 40 years also left us with many tasks and challenges. Especially in the trade and investment area, recent 5 or 6 years slow down in a quantitative exchange between countries, and we still have not yet made some threshold and foundation for taking a leap forward in the future. So for that, I think we, both countries, have to pursue more reciprocal and constructive cooperations, especially in business and commercial areas. We have to explore the potential for the exchange and create more business opportunities for the businessmen of both countries. मिस्टर एम्बेसडर, आप क्या समझते हैं कि कोरिया और पाकिस्तान को अपने मुस्तकबिल के ताउन के लिए आपकी नज़र में उनका विजन जो है वो क्या होना चाहिए? For the future cooperations, at first let me elaborate on the strong point which both countries are holding. First, for Pakistan, Pakistan has a rich reserves of natural resources and also human resources. Especially regarding human resources, Pakistan is a young country. The over 60% of populations are under the age of 30 years. On the other hand, Korean side, Korea has the rich experience of economic growth and advanced technology. So key things is that how to link the both strong point of each countries and how to bridge them to and thus create more lively activities and explore more opportunities for the exchange and the cooperations. With this perception in mind, I'd like to elaborate my opinion on the promising area to cooperations. First is natural resources and energy sectors. Yeah. Korean in Pakistan right now, around 3 or 5 companies already promoting hydropower generation project. And but there is still many areas not fully exploited and promoted. For example, solar energy and other clean energies.
So I think those areas also still remains huge space for the bilateral cooperation. मिस्टर एम्बेसडर, इस पर देखें तो आप क्या समझते हैं कि कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान मुस्तकबिल को अगर हम सामने रखें तो कौन से शोबे जो हैं वो दोनों ममालिक के लिए अहम हैं? For that, I think we have to, at the first stage, we have to make more event or chances to let both businessmen to get together and exchange their views, the jointly proceeding any market survey on the potential, and then we can more Korean companies come to the Pakistan and let them to find out their own business possibility with local companies. मिस्टर एम्बेसडर, आपके सामने सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और कोरिया को ताल्लुकात बढ़ाने के लिए आपके नज़र में कौन से मकासद या कौन से मंसूबे जो हैं वो आप समझते हैं कि उसमें सिफारत खाना जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है? Yes, my goal is not the ideal, loved idea. I have just keep in mind very simple desire to lay a small stone on the base, on the foundation of the partnership between two countries. In particular, I will work on the people-to-people exchange, including youth exchanges and the cultural exchanges. This exchange is the most fundamental base for the relation between all countries. And then it can help us to overcome the geographic distances and also resolve the different cultural differences between two countries. This is my basic goal and my mission. थैंक यू सो मच पाकी जुन फॉर गिविंग अस टाइम। नाज़रीन, जनूबी कोरिया के सफ़ीर पाकी जुन की गुफ्तगू आपने सुनी। आपको जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि जो मुख्तलिफ जो बातें हो रही थी डिप्लोमेट्स के हवाले से, उस हवाले से भी हमने जो पाकिस्तान में एक सियासी बहरान की अगर हम बात करें तो वो सवाल भी हमने उनके सामने रखा और कौन से अहम मनसूबे हैं जो कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान मुस्तकबिल में होने जा रहे हैं, उस हवाले से भी हमने बात की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।